बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की इतिहास पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1, जिसके पहले वाले भाग में हमने अध्याय संख्या 3 पूर्ण कर लिया था और उसके अभ्यास प्रश्न भी हमने कर लिए थे। तो बच्चों अध्याय 3 में हमने देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 4700 ईस्वी पूर्व में एक सभ्यता जो हड़प्पा नामक स्थान जो सबसे पहले मिला था, उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम हुआ था हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता, जो एक नगरीय सभ्यता थी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। बच्चों हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन, रहन सहन, खान पान किस प्रकार का था और वो किस प्रकार से किन किन वस्तुओं का व्यापार करते थे और कौन कौन से स्थल हड़प्पा के जो मुख्य नगरीय स्थल थे और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, उन सभी के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। और इस भाग में हम बात करेंगे अध्याय संख्या 4, जिसका नाम है बच्चों क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इसमें हम बच्चों बात करेंगे वेदों के बारे में और जो वैदिक जीवन है इन सभी के बारे में। तो शुरू करते हैं बच्चों अध्याय संख्या 4 को। बच्चों अध्याय संख्या 4 को शुरू करने से पहले अपनी पुस्तक में एक कहानी दी गई है, जिसमें मेरी नाम की एक बच्ची है और ये बच्ची अपने क्लास के साथियों के साथ में और शिक्षक के साथ में जो कक्षा पूर्ण होने के बाद में पुस्तकालय के अंतर्गत अध्ययन करने जाते हैं। और वहां पर ये देखते हैं बच्चों कि अलमारियां, बड़ी बड़ी अलमारियां, और इसमें मोटी मोटी किताबों से ये अलमारियां क्या ही भरी हुई थी, और जिसमें से ये मेरी एक अलमारी को खोलने की कोशिश करती है। तो शिक्षक ने कहा कि उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो किताबें हैं वो इस अलमारी के अंदर रखी गई है। शिक्षक इन्हें कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। अब वेदों का संग्रह है, शिक्षक ने बालिका से पूछा। तो मेरी ने सोचा कि आखिर ये वेद क्या है। तो बच्चों इस अध्याय में हम वेद और वैदिक कालीन जो जीवन है उसके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। जो दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है बच्चों, उनमें अपने वेदों का स्थान आता है। जो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ हैं उनमें से एक क्या है, भारतीय संस्कृति के वेद। अब वेदों की संख्या की बात करें तो वेदों की संख्या कितनी है बच्चों, 4, जिसमें पहला है ऋग्वेद, बाद में यजुर्वेद, सामवेद और सबसे अंत में जिस वेद की रचना होती है वो है अथर्ववेद। वहीं बच्चों बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद इन चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है। अब ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसकी रचना की बात करें तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है 3500 वर्ष पूर्व। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ऋग्वेद की रचना हो रही है लगभग 3500 वर्ष पूर्व। वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और जिसमें सबसे प्राचीन है अपना ऋग्वेद। ऋग्वेद में बच्चों 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं और इन प्रार्थनाओं को सूक्त के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के अंतर्गत बच्चों ऋषियों और प्राकृतिक शक्तियों के बीच में जो प्रार्थनाएं की गई है, इन्हीं प्रार्थनाओं का संकलन क्या है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में इन प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है, सूक्त कहा गया है। और सूक्त का शाब्दिक अर्थ है बच्चों अच्छी तरह से बोला गया है। ये सूक्त का क्या है, शाब्दिक अर्थ है। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं के बारे में रचे गए हैं। बच्चों इस समय मनुष्य के सामने अगर कोई शक्तिशाली है तो वो है प्रकृति, और इसलिए मनुष्य प्रकृति को ही देवी देवताओं के रूप में मानता है। इसलिए इसने क्या किया कि ये जो विभिन्न सूक्त है इनकी रचना देवी देवताओं के बारे में प्रार्थनाएं और जो इनकी बातें होती थी उन सभी का संकलन करके ऋग्वेद को गढ़ा गया। और इन देवी देवताओं में मुख्यतः 3 ही देवताएं हैं बच्चों ऋग्वेद के अंतर्गत। पहला है अग्नि, दूसरा इंद्र और तीसरा है सोम। वहीं अग्नि की बात करें तो अग्नि है बच्चों आग के देवता और इंद्र है अपने युद्ध के देवता। अग्नि आग के देवता है और इंद्र युद्ध के देवता है। वहीं बच्चों जो तीसरे देवता हैं उनका नाम है सोम। और जो सोम क्या है, एक विशेष प्रकार का पौधा होता था और उससे एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ बनाया जाता था जिसे कहते थे सोमरस। तो सोम देवता क्या है, सोम एक विशेष पौधे से संबंधित है इसका, और खास पेय पदार्थ इससे बनाया जाता था। तो ऋग्वेद में बच्चों मुख्यतः 3 देवी देवताओं का संकलन किया गया है, अग्नि, इंद्र और सोम का। इन सूक्तों की रचना वैदिक ऋषियों ने की थी। अधिकांश सूक्तों के रचिता सीखने और
सिखाने वाले कौन होते थे? पुरुष होते थे। वहीं पे बच्चों कुछ सूक्तों के प्रमाण हमें ऐसे भी मिले हैं कि उनकी रचना ये किसने की थी? कि इनकी रचनाएं महिलाओं ने भी की थी। अधिकांश के रचयिता पुरुष हैं, वहीं कुछ की रचनाएं अपवाद स्वरूप महिलाओं ने भी की है। अब बच्चों ये बिंदु हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो वैदिक ज्ञान है ये उस समय लिखा हुआ नहीं था, इसलिए इसको पढ़ा नहीं जा सकता था। तो लिखा हुआ नहीं था तो इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऋषियों के द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण केवल और केवल एकमात्र विधि वो थी श्रवण विधि के द्वारा किया जाता था। वैदिक ज्ञान श्रवण विधि के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजा जाता था, अर्थात ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था। इसको पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि ऋग्वेद इस समय लिखित अवस्था में हमारे सामने मौजूद नहीं था। इसीलिए इन ऋषियों के द्वारा श्रवण विधि के द्वारा ही अपने जो शिष्य होते थे उनको ज्ञान अर्जित करवाया जाता था। रचना के कई शताब्दियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और इसे छापने का कार्य तो इससे भी कई समय बाद में हुआ। इससे पहले बच्चों क्या किया गया? लिखा गया और इसके काफी शताब्दियों बाद या काफी समय बाद ऋग्वेद को छापने का कार्य किया गया। अगर ऋग्वेद की बच्चों भाषा की बात करें यहाँ पे, तो ऋग्वेद की भाषा है प्राक संस्कृत, जिसको वैदिक संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। ये प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत जो है वो आज जो सामान्य संस्कृत चल रही है अपने, उससे थोड़ी बहुत मात्रा में क्या है? भिन्न है। अब देखते हैं बच्चों, जो ये प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत है या फिर जो आज के संस्कृत है, इनका एक भाषा परिवार किस प्रकार से रूप लेता है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय अर्थात भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों कि संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो अब देखें कि ये भाषा परिवार क्या है। तो देखें कि भारत की कई भाषाएं जैसे असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई, फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश इत्यादि इस भारोपीय भाषा परिवार से क्या है? जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द जो हैं वो क्या थे बच्चों? एक जैसे थे। उदाहरण के लिए बच्चों देखते हैं कि माँ शब्द जो है वो हिंदी का है, वहीं इसको संस्कृत में देखेंगे तो मात्र नाम से इसका उच्चारण किया जाएगा, मात्र। हिंदी में माँ और अंग्रेजी में बात करेंगे तो इसके लिए शब्द है अपना मदर। तो ये शब्द मिलते जुलते हैं, इसीलिए इन सभी को क्या रखा गया है? एक ही भाषा परिवार अर्थात भारोपीय भाषा परिवार के अंदर रखा गया है। अब देखें कि अपने जो उपमहाद्वीप है, ये भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें भारोपीय भाषा परिवार के अलावा अन्य भाषा परिवारों की भाषाएं भी यहाँ पर बोली जाती थी। देखें दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर के जो प्रदेश हैं वहां पर तिब्बत और बर्मा परिवार, ये भी भारोपीय परिवार की तरह भाषा का परिवार है, तिब्बत बर्मा परिवार। यहाँ की भाषाएं भारत के जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, वहां पर बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार का क्या है? हिस्सा है। तो द्रविड़ भाषा परिवार जो दक्षिण भारत का भाषा परिवार है, उसका ये जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं हैं ये उसका हिस्सा है। जबकि बात करें बच्चों झारखंड और मध्य भारत के क्षेत्रों की, तो इसके कई हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो एक अन्य भाषा परिवार है जिसका नाम है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। इस परिवार की भाषाएं भी झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाती है। अब देखते हैं बच्चों कि जो इतिहासकार है वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो देखें ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक जो ऋषि है उनके द्वारा देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलज, इन दोनों नदियों और विश्वामित्र नामक जो ऋषि है उनके बीच में क्या होता है बच्चों? संवाद होता है और यही संवाद क्या है? एक सूक्त का अंश है। तो देखें बच्चों ये संवाद किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ पे एक बात ध्यान दें बच्चों कि हम देखेंगे कि एक साइड में जो है मनुष्य है, वहीं दूसरी साइड में ये बात या फिर वार्तालाप किससे कर रहा है? कि नदियों से। नदियां बच्चों यहाँ पर क्या है? प्रकृति, अर्थात मनुष्य प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हो रहा था उस समय, और मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो वार्तालाप है उन्हीं को ऋग्वेद के अंतर्गत सूक्तों के रूप में रखा गया है। तो देखिए बच्चों विश्वामित्र
और जो नदियां हैं उनके बीच में किस प्रकार का वार्तालाप है। तो विश्वामित्र नदियों से कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। तो ये विश्वामित्र नदियों को पहाड़ों से नीचे अर्थात मैदानी क्षेत्रों में बुला रहे हैं। इंद्र द्वारा अर्थात जो वर्षा के देवता है इनके द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, जल से भरी हुई हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ये नदियां समुद्र में गिरकर या फिर जो व्यास और सतलज नदी है ये तो समुद्र में गिरने से पहले ही एक दूसरे से मिल जाती है। इनको विश्वामित्र बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो नदियां क्या कहती है बच्चों विश्वामित्र से, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें कहीं भी रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। तो विश्वामित्र से ये नदियां कह रही है बच्चों कि तुम हमसे इस प्रकार की प्रार्थना क्यों कर रहे हो। तो विश्वामित्र कहते हैं नदियों से, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की दूरियों के ऊपर नहीं उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। तो नदियां क्या कहती है विश्वामित्र से, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। तो बच्चों इस वार्तालाप के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि इस समय मनुष्य पूरा का पूरा प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा ही नियंत्रित हो रहा है और मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों को ही तवज्जो दे रहा है और उन्हीं के साथ वार्तालाप कर रहा है। और जो वार्तालाप किया जा रहा है वो भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में किया जा रहा है। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वेदों की रचना इसी भूभाग के अंतर्गत की गई होगी। अब देखें बच्चों, जो ये डायग्राम दिख रहा है वो ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है और पांडुलिपि के बारे में हमने पहले के अध्याय में बात की थी कि जो भुर्ज नामक वृक्ष होता है उसके द्वारा एक पत्र तैयार होता है, भोजपत्र, उसके ऊपर हाथ से लिखा गया ये चित्र क्या कहलाता है, पांडुलिपि कहलाता है। कश्मीर से पाई गई ये पांडुलिपि भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। और वर्तमान में ये पांडुलिपि कहाँ है, तो बात करें कि ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय के अंदर सुरक्षित है और ये पांडुलिपि ऋग्वेद को छापने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। अब देखें कि बच्चों मवेशी, घोड़े और रथ, इनको सूक्तों में किस प्रकार से वर्णित किया गया है। तो देखें ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों का उपयोग बच्चों लड़ाई में यह रथ को खींचने में किया जाता था और लड़ाइयाँ मुख्यतः बच्चों जमीन के लिए, अच्छे चारागाहों के लिए और पानी के स्रोतों के लिए लड़ी जाती थी। और वहीं जमीन की बात करें तो इसमें जमीन कैसी होगी बच्चों, जो उपजाऊ जमीन होगी जहां पर जो जैसी फसलों को आसानी से उपजाया जा सके उन जमीनों के लिए यहाँ पर क्या हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं। और जो युद्ध में जीता गया धन है उसको नियम के अनुसार विभाजित किया जाता था, जिसमें सरदार का भी हिस्सा होता था, पुरोहित का भी हिस्सा होता था और जो आम लोग होते थे उनका हिस्सा भी होता था। और इसके अलावा एक हिस्सा इन राजाओं के द्वारा जो यज्ञ करवाया जाता था उसके खर्च के लिए भी अलग से निकाला जाता था। अब देखें इन युद्धों में अधिकांशतः पुरुष भाग लेते थे तथा इस समय तक कोई भी स्थायी सेना का प्रावधान नहीं दिख रहा है। तो बच्चों इस समय तक यहाँ पर हम देखेंगे कोई भी ऋग्वेदिक काल में स्थायी सेना का जैसा कोई भी भाव नहीं नजर आ रहा और इनमें अधिकांशतः पुरुष ही भाग लेते थे। ये लोग सभाओं में युद्ध और शांति के लिए सलाह मशविरा भी किया करते थे। इनके द्वारा सभाएं की जाती थी और उसमें युद्ध और शांति के लिए ये लोग आपस में बातचीत करते थे। और इस सभा के अंदर इनको जो सबसे बहादुर और कुशल योद्धा होता था उसको ये लोग किसके रूप में चयनित करते, अपने सरदार के रूप में चयन कर लेते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द के आधार पर लोगों को अलग अलग भागों में हम बांट के देखेंगे कि इनका वर्गीकरण काम के आधार पर, भाषा, परिवार या समुदाय के आधार पर, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर करते हैं। तो काम के आधार पर देखेंगे तो इसमें पहला विभाजन है राजा का और दूसरा विभाजन है बच्चों पुरोहित वर्ग का। तो राजा बच्चों जो इसके बाद का एक काल आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि वहां पर जो राजा है और जो इस समय के ऋग्वेदिक काल के या वैदिक काल के जो राजा हैं ये क्या होते थे, पूर्णतः अलग प्रकार के होते थे। इनके पास बच्चों न तो राजधानियां होती थी और न ही बड़े बड़े किसी भी प्रकार के महल होते थे।
न ही इनके पास कोई बच्चों स्थायी रूप से सेना होती थी और न ही ये किसी भी प्रकार का कर वसूलते थे। तो ये राजा इसके बाद आने वाले राजाओं से पूर्णतः क्या है बच्चों, भिन्न है। और प्रश्न भी बन सकता है कि ये राजा अन्य राजाओं से किस प्रकार से भिन्न है। वहीं बच्चों दूसरे वर्ग की बात करें तो वो है वर्ग है पुरोहित वर्ग। इस वर्ग को कभी कभी ब्राह्मण कह के भी पुकारा जाता था और इनका मुख्य कार्य होता था बच्चों तरह तरह के यज्ञों का और अनुष्ठानों का आयोजन करवाना। और इन अनुष्ठानों और यज्ञों के आयोजन के लिए पुरोहित वर्ग को उपहार भी दिया जाता था। अब देखें, वो बात की हमने पुरोहित और राजा के लिए, वहीं बात करेंगे जनता और पूरे समुदाय के लिए। दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जन और विष। ऋग्वेद में विष और जनों के अनेक नाम मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पुरु जन और विष, भरत जन और विष, यदु जन और विष। तो बच्चों भरत जन या फिर भरत विष के बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया था कि जो हमारा देश भारत है उसका नाम भारत किसके आधार पर पड़ा, तो वो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले एक समुदाय भरत समुदाय, इस समुदाय या इस जन के आधार पर इस भौगोलिक इकाई का नाम बच्चों क्या रखा गया, भारत रखा गया। अब देखें बच्चों, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। महापाषाण से तात्पर्य बच्चों जो पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं हैं इनसे। इन शिलाओं के अंदर क्या करा जाता था बच्चों, जो शव होते थे उनको कब्र के रूप में इन शिलाओं के अंदर दफनाया जाता था। ये शिलाखंड महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं। महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा होती थी वो बच्चों लगभग 3000 वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी। महापाषाणों के द्वारा जो कब्रें बनाई जाती थी यह प्रथा 3000 वर्ष पूर्व में लगभग शुरू हुई थी। और यह प्रथा क्षेत्र की बात करें तो दक्कन में, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। हमसे यह पूछा जा सकता है कि जो महापाषाण की कब्रें बनाने की जो प्रथा है वो भारत के किन किन क्षेत्रों में या किस किस हिस्सों में भारतीय उपमहाद्वीप के प्रचलित थी, तो इसमें हम लोग ये क्षेत्र बता सकते हैं। कुछ महापाषाण बच्चों जमीन के ऊपर भी मिले और कुछ जमीन के भीतरी भाग में भी हमें प्राप्त हुए हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं और कई बार खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। बच्चों देखें कि इसमें खड़े पत्थर की शिलाएं और इसके ऊपर एक गोलाकार पत्थर मिले हैं और इसमें हम देखेंगे कि जो गोलाकार पत्थर है इनसे सजाए हुए ये कब्र हमें दिख रही है। तो ये अलग अलग कब्रों के क्या होते थे, प्रकार होते थे जिनको महापाषाणों के द्वारा निर्मित किया जाता था। इन सभी कब्रों में कुछ समानताएं होती है, जैसे सामान्यतः मृतकों के साथ में खास किस्म के जो मिट्टी के बर्तन होते थे इन बर्तनों को कब्र के साथ में ही दफना दिया जाता था। और बच्चों ये बर्तन लाल और काले मृद भांड के नाम से पुकारे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये बर्तन लाल काले मृद भांड के नाम से जाने जाते हैं और इनके साथ में लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान, पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं, जिनको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों की इसमें एक कटार का डायग्राम है वो भी यहाँ से मिला है। ये कुछ वस्तुएं जो घोड़ों के प्रयोग के लिए ली जाती थी वो है और इसमें कुल्हाड़ियों के जो विभिन्न प्रकार है उनको दर्शाया गया है। अब देखें कि जो ऋग्वैदिक काल में जो लोग हैं इनमें सामाजिक असमानताओं के बारे में हम किस प्रकार से पता लगा सकते हैं। तो बच्चों सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाने के लिए हम इस चीज का अध्ययन करेंगे कि जो कब्रें हैं अर्थात इस समय के जो मानव जीवन है उसकी जो कब्रें हमें मिली है उन कब्रों और उनके कंकालों के साथ साथ में किस प्रकार की वस्तुएं मिल रही है। किसी कब्र के साथ में या कंकाल के साथ में कीमती वस्तुएं मिलेगी तो हम देखेंगे कि वो कौन है, समाज का एक उच्च वर्ग है। वहीं सामान्य बर्तन या मिट्टी के बर्तन मिलेंगे तो हम देखेंगे कि वो समाज का सामान्य या निम्न वर्ग है। तो बच्चों देखें कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीजों के आधार पर सामाजिक असमानताओं का पता लगाया जा सकता है। कभी कभी एक कब्र के साथ दूसरी कब्र की तुलना में ज्यादा चीजें मिलती है। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी स्थान बच्चों वर्तमान दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है, जिसको अभी मानचित्र में मैं आपको दिखाऊंगा। इससे प्राप्त एक कब्र में क्या मिला है बच्चों, 33 सोने के मनके और उसके साथ में एक क्या मिला है, शंख पाया गया है। वहीं दूसरे कंकाल की बात करें तो वहां से क्या मिला है, कुछ मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं। तो इन दो कब्रों और कंकालों का अध्ययन करने से हम पता लगा सकते हैं कि जो वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के जो लोग हैं उनमें भी सामाजिक रूप से विभिन्न प्रकार की असमानताएं मौजूद थी।
वो ब्रह्मगिरी कर्नाटक से मिले कंकालों के अध्ययन के आधार पर हम बता सकते हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ लोग क्या है बच्चों, गरीब वर्ग के। कुछ लोग क्या है, सरदार हैं, तो कुछ लोग उनके अनुयायी या फिर दासी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि जो ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थान है वो हमारे मानचित्र में हम किस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए बच्चों कि ये जो स्थान आपको दक्षिण भारत में दिखाई दे रहा है, ये है अपना ब्रह्मगिरी स्थान। इसके पहले के अध्याय में हमने बात की थी कुरनूल की गुफाओं के बारे में। यही स्थान क्या है, ब्रह्मगिरी है, और यहाँ से मिले कंकालों के अध्ययन के आधार पर ही हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जो लोगों के बीच में जो असमानताएं हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। इसके आगे के भाग में हम बच्चों एक और सभ्यता है जो महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित है, उसका नाम है बच्चों इनाम गांव। ये क्षेत्र और ये सभ्यता अपने आगे वाले भाग में हम पढ़ेंगे, और इसका भी आप ध्यान रखें कि मानचित्र में इसकी स्थिति इस प्रकार से है। तो ब्रह्मगिरी दक्षिण भारत में कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है, वहीं इनाम गांव की बात करेंगे तो वो है महाराष्ट्र के अंदर स्थित। अब बच्चों देखें कि कुछ कब्रगाहें क्या किसी खास परिवार के लिए भी होती थी। हम यहाँ पे ये अध्ययन करेंगे कि जो कब्रगाहें हैं वो किसी खास परिवार के लिए भी होती थी अथवा नहीं होती थी। देखें कभी कभी महापाषाणों में एक ही स्थान से एक से अधिक कंकाल मिले हैं, और वे ये दर्शाते हैं कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। पोर्ट होल बच्चों कुछ नहीं है, पत्थर के जो बने हुए कमरे थे उसमें शव को ले जाने के लिए जो रास्ता होता था उसी को क्या बोलते थे, पोर्ट होल बोलते थे। और इसी के द्वारा जो बाद में मरने वाले लोग हैं इनके शवों को उस कब्रगाह वाले स्थान पर लेके जाया जाता था। अब बात करें कि इनाम गांव, अभी हमने मानचित्र में देखा जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, कि भीमा की एक सहायक नदी है घोड़, इसके किनारे स्थित एक जगह है। यहाँ पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व में यहाँ पर लोग रहते थे। अब यहाँ के लोगों से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो रही है, इनके शवों से देखें कि यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा करके दफनाया जाता था, और इनका सिर जो है वो उत्तर दिशा की ओर रखा जाता था। ये इनाम गांव से मिले शव के कंकालों से हम अध्ययन करके पता लगाए कि यहाँ के जो लोग हैं उनको गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था, और इनका सिर उत्तरी दिशा की ओर रखा जाता था। कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था, और ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी की व्यवस्था की जाती हो वो शव के पास में ही रख दिए जाते थे। और बच्चों यहाँ पे एक देखें बात कि एक आदमी का शव मिला है यहाँ पे कंकाल के रूप में, कि 5 कमरों वाले एक घर का आंगन है, उसमें 4 पैर वाली एक मिट्टी की क्या है बड़ी सी संदूक है, उसमें एक व्यक्ति के शव को दफनाया गया था। और गांव के बीच में स्थित यह घर सबसे बड़े घरों में से एक था, जहां से अनाज के बड़े बड़े गोदाम भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो एक जो ब्रह्मगिरी से इस प्रकार सा जो अपने को मिला शवों और कंकालों का अध्ययन, वहीं दूसरा हम देखते हैं कि जो अपना इनाम गांव की सभ्यता है वहां से कुछ इस प्रकार के मिल रहे हैं कंकालों के अध्ययन। तो इससे स्पष्ट है कि बच्चों उस समय में भी लोगों के सामाजिक जीवन में विभिन्न प्रकार की असमानताएं मौजूद थी। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? तो बच्चों इसमें हम देखेंगे कि जो कंकाल का पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के द्वारा अध्ययन किया जाता है, ये अध्ययन हमें क्या क्या प्रकार की किस किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। बच्चों यदि कंकाल का आकार छोटा है तो ये आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये किसी पुरुष या महिला का कंकाल नहीं होकर किसी बच्चे का कंकाल है। लेकिन इस कंकाल में बच्चों बच्चा है या बच्ची, इसका लिंग का निर्धारण करना क्या होता है हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई भी बड़ा फर्क नहीं देखने को मिलता। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? तो बच्चों के जो कंकाल है उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, इसलिए पता लगाना मुश्किल है। वहीं हम देखें कि किसी पुरुष या महिला का जो कंकाल है उसका पता हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। कि उसके बारे में हम देखें बच्चों
कि कुछ कंकाल ऐसे मिले जिनके साथ में बहुत सारे आभूषण मिले हैं। तो उससे कई इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं और बताते हैं कि वो कंकाल किसी न किसी महिला का रहा होगा। लेकिन बच्चों वहीं दूसरी तरफ से देखें कि उस समय का जो पुरुष है वो भी विभिन्न प्रकार के आभूषणों को पहनता था। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी कंकाल के पास में जो आभूषण मिले हैं उनसे हम ये 100% बता सकते हैं कि ये किसी महिला का कंकाल है या पुरुष का कंकाल है। अब बात करें कि इसको सही तरीके से पता लगाने के लिए क्या करेंगे, तो कंकाल का लिंग पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है उसकी जो हाई स्त्रियों अर्थात हड्डियों की जांच। क्योंकि महिलाओं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका जो कटी प्रदेश या जो कूला प्रदेश होता है वो पुरुषों से क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। इसलिए जिस कंकाल का कटी प्रदेश या कूला प्रदेश बड़ा होगा उसका हम अनुमान लगा के बता सकते हैं कि यह कंकाल किसी न किसी महिला का रहा होगा, और जिसका यह क्षेत्र छोटा होगा वो क्या है, कंकाल किसी पुरुष का रहा होगा। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन के आधार पर आधारित बच्चों। अब बात करें कि जो लगभग 2000 साल पहले आज से एक बहुत बड़े वैद्य और जो शल्य चिकित्सक है जिनका नाम बच्चों आप देख रहे हैं स्लाइड में, वो है अपना चरक। चरक नामक बहुत बड़े शल्य चिकित्सक और वैद्य आज से लगभग कितने हजार साल पहले, 2000 साल पहले हुए, और इन्होंने एक शल्य चिकित्सा के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था बच्चों चरक संहिता। ये बच्चों अपने को ध्यान में रखना है। ये कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हई स्त्रियां होती है, और ये आधुनिक शरीर रचना की विज्ञान की 206 हई स्त्रियों से काफी क्या है, ज्यादा है। संभवतः चरक ने क्या किया होगा बच्चों, 206 और 360 में जो अधिक अंतर आ रहा है उसके लिए चरक ने दांत, हई स्त्रियों के जोड़ और जो कार्टिलेज के जोड़ होते हैं इनकी संख्या भी साथ में जोड़कर बताई होगी उस समय। इसीलिए जो चरक के द्वारा जो है स्त्रियों की संख्या दी गई है वो कितनी है, 360। वहीं जो आधुनिक विज्ञान के द्वारा हम पता लगाते हैं वो कितनी है, 206। और चरक जो क्या है, प्रसिद्ध वैद्य और सबसे प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक रहे हैं, और इनके द्वारा शल्य चिकित्सा के ऊपर एक ग्रंथ का निर्माण किया गया था और रचना की गई। वो ग्रंथ कौन सा है बच्चों, चरक संहिता। अब बच्चों देखें कि इनाम गांव जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, वहां के लोगों के काम धंधे किस प्रकार के होते थे, वहां के लोग किस प्रकार का भोजन और खाना खाते थे। देखें इस गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल इन सभी बीजों के अवशेष मिले। यहाँ कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है, जिनमें से कई हड्डियों पर काटने के निशान हैं, और इन्हीं निशानों के आधार पर हम अंदाजा लगाते हैं कि लोग इन्हें खाते होंगे। अर्थात हड्डियों के ऊपर जो निशान है उनके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि लोग इनको क्या करते होंगे, खाते होंगे। इन जानवरों में गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा इत्यादि ये विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं इनकी हड्डियां अपने को यहाँ से इनाम गांव की सभ्यता से मिली है। इनके अतिरिक्त बच्चों यहाँ से बेर के, आंवला, जामुन, खजूर के भी साक्ष्य मिले हैं, और इनकी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो रस भरियां हैं उनके साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो इनाम गांव की सभ्यता के लोग हैं वो किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं और किस प्रकार के जो जीव जंतु और पेड़ पौधे यहाँ पर साक्ष्य के रूप में मिले हैं। अन्यत्र की बात करें तो बच्चों हम बात करेंगे लगभग 3500 साल पहले हम एक ऐसे स्थान की बात कर रहे हैं, वो है चीन में। यहाँ की लेखन कला के जो सबसे पुराने उदाहरण हैं वो हमें चीन से प्राप्त होते हैं। ये जानवरों की हड्डियों पर लिखे गए उदाहरण थे और इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां भी कहा जाता है। बच्चों यहाँ से जो चीन है अपना देश, चीन से कुछ इस प्रकार के साक्ष्य मिले हड्डियों के ऊपर लिखावट के रूप में, और इन हड्डियों को भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था। किस प्रकार से, देखिए कि ये हड्डियां भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होगी और क्या उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। फिर इन हड्डियों को बच्चों ये क्या करते थे, आग में डाल देते थे, और आग में डालने से गर्म होकर ये हड्डियां क्या हो जाती थी, चटक जाती थी, और चटकने से इन हड्डियों में क्या पड़ जाती थी, दरारें पड़ जाती थी। और भविष्यवक्ता इन दरारों के माध्यम से क्या करते थे, भविष्यवाणी करते थे। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करते थे, और भविष्यवाणी बच्चों को जरूरी नहीं है
कि सही हो। ये उस समय की जो समाज की विश्वास और जो परंपरा है उसके आधार पर वहां पर ऐसे अवशेष अपने को मिले हैं। ये राजा जो होते थे शहरों में महल बनाकर रहते थे, उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी और बड़े बड़े जो नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन हैं वो इनमें शामिल थे। लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना अभी तक क्या है बच्चों, लोहे से अपरिचित है, लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो बच्चों यह था अपना अध्याय संख्या 4 और ये यहाँ पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसके अगले भाग में हम बात करेंगे बच्चों इस अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न और उनके जो उत्तर बन सकते हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।